Hello students, this is our second class on experiential learning, ALP 4 to 6. We discussed about factors affecting composting in our last class. We already discussed about third level, second level and first level decomposers and particularly bacteria. Now today we are going to discuss about fungi. Fungi, particularly Aspergillus fumigatus, Humicoli gracia, Humicoli insolens, Humicoli leguminosus and Panserium species and so on, they play an important role in the decomposition of cellulose and lignin. जब बैक्टीरिया अपना काम करना बंद कर देता है और बैक्टीरिया किसी चीज़ को बायोडिग्रेड नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में फंजाई का रोल स्टार्ट होता है। और ये फंजाई जो बाकी चीज़ें अनडिकम्पोज रहती हैं, पर्टिकुलरली सेलुलोज और लिग्निन, तो उन पे ये काम करती हैं, उनको ही डिकम्पोज करती हैं। नाउ actinomycetes prevalent in compost are Streptomyces frankia, Micromonospora. They play a major role in the decomposition, the less easily degraded than that favored by other bacteria. Actinomycetes can also tolerate drier conditions than other bacteria and produce a chemical responsible for the typical musty earthy smell of compost. ये कंपोस्ट में जो अडरलेस कंपोस्ट होती है, जो सूटेबल या आइडियल कंपोस्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें जो एक अर्दिंग स्मेल आती है, वो अर्दी स्मेल ओनली ड्यू टू एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ ने अगर अपना रोल प्ले नहीं किया है, एक्टिनोमाइसिटीज़ अगर काम नहीं करती है तो अर्दी स्मेल कंपोस्ट में नहीं होती है। सबके अपने अलग अलग रोल्स हैं। हमने पीछे आपको डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं कंपोस्टिंग की, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक एंड मीजोफिलिक सेकेंड, जिसको हम रिकवरी फेज भी कहते हैं। टेम्परेचर रेंजेस हमने डिस्कस किया, ये अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस होते हैं और थर्मोफिलिक मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज पे अप टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मोफिलिक काम करता है और बिलो टेम्परेचर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है मीजोफिलिक बैक्टीरिया। तो मीजोफिलिक बैक्टीरिया लो टेम्परेचर में इनिशियल स्टेज में काम करता है, फिर थर्मोफिल्स उसको रिप्लेस करते हैं और थर्मोफिल्स के बाद में फिर जब हम रिकवरी फेज में आते हैं तो फिर हमारा टेम्परेचर डाउन आता है और फिर हमारे मीजोफिल्स फिर से काम करते हैं। उसके बाद जैसा अभी डिस्कशन हमने किया कि हमारी जो फंजाई है वो काम करती है लिग्निन और सेलुलोज पे, और एक्टिनोमाइसिटीज़ हमारी काम करती है जिससे हमारी कंपोस्टिंग में अर्दिंग स्मेल होती है। अब हम केमिकल पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो pH इज़ ए मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ऑल्दो द नेचुरल बफरिंग फैक्टर ऑफ द कंपोस्टिंग प्रोसेस lends itself to accepting material with a wide range of pH. The pH level should not exceed 8. हम सभी को पता है कि अगर ये 8 के ऊपर हमारा pH जाता है तो हम कहीं ना कहीं सैलिनिटी और एल्कलिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो pH। तो सैलाइन जब हो जाएगा मीडियम तो उस कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और फंजाई का जो काम है या दूसरे जो मेन प्लेयर्स हैं उनका काम कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा और हमें क्वालिटी कंपोस्ट नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो pH रेंज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक आइडियल कंपोस्ट बनाने के लिए हमको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान रखना है। उसका टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर प्रॉपर होना चाहिए। अभी जैसे हमने कहा कि 50 to 60% मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, हमारा मॉइस्चर प्रॉपर होना चाहिए और हमारा pH लेवल भी प्रॉपर होना चाहिए। एट हायर pH लेवल्स मोर अमोनिया गैस इज जनरेटेड एंड मे बी लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। ऐसी कंडीशन में अमोनिया गैस जनरेट होगी और हमारे एटमॉस्फेयर को भी लॉस करेगी। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमको प्रॉपर पीएच को मेंटेन करना है और हमारा जो पीएच है
या हमारा जो शेयर रेशो है जो हमने अभी बात की 10:1 to 15:1 हमारी आइडियल शेयर रेशो है कंपोस्टिंग की, इसको मेंटेन करने के लिए हमको ग्रीन और ब्राउन जो मटेरियल है उसकी जो रेशो है वो प्रॉपर रखनी चाहिए। 1:1 की रेशो अगर हम रखते हैं ग्रीन और ब्राउन मटेरियल की, ग्रीन मीन्स जितना हमारा रफेज है या जितना हमारा फॉडर का जो बचा हुआ जो वेस्ट है वो सारा का सारा वो ग्रीन मटेरियल है और वो पर्टिकुलरली नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जितना हमारा ब्राउन मटेरियल है वो कार्बन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ग्रीन और ब्राउन है उसका रेशो प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारी शेयर रेशो की बात है और चाहे हमारे टेम्परेचर की बात है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है, और उससे हमारी जो कंपोस्टिंग की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है। अब नाउ पॉलीफिनॉल्स एंड लिग्निन इंक्लूड हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टेनिस insoluble condensed tennis bind the cell walls and proteins and make them physically or chemically less accessible to decomposers. Soluble condensed and hydrolyzable tennis react with proteins and reduce their microbial degradation and thus end release. Polyphenols and lignin are attracting more attention as inhibiting factors. So these are the some polyphenols and lignin, about polyphenols and lignin. Now we are going to discuss a main point. We all are gathered for experiential learning. Experiential learning means learning by doing or learning by earning. This is main aim of learning by earning or learning by doing. So as learning by earning is concerned, we already discussed and decided that to come up with a project which mainly focused to reduce the waste present all around and convert it into a useful product. हम सभी ने डिस्कशन किया है, हम सब लोग ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कंपोस्टिंग टम्बलर पे, कि हम जो ये वेस्ट है हमारे आसपास का जो वेस्ट है इसको कैसे हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, मींस कंपोस्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और हम सभी लोग मिलकर इस पे काम भी करेंगे। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड देयर इमर्ज्ड एन आइडिया टू मेक ए पोर्टेबल कंपोस्टिंग टम्बलर। तो कंपोस्टिंग टम्बलर का एक आइडिया हम सभी ने एक जनरेट हुआ है और हम सब इस पे काम करेंगे, जिसका नाम नोमेनक्लेचर की बात अगर हम करें तो इसका नाम भी हमने आज़ाद कंपोस्टिंग टम्बलर दिया है। तो they serve as a simple method to transform the waste into a product that not only serve as a source of plant nutrient but also improves the physicochemical and biological properties of the soil. Now about composting tumbler. तो कंपोस्टिंग टम्बलर दो यूज ड्रम, केमिकल ड्रम्स को हमने लेके उसको डिज़ाइन किया है, आप सभी लोगों ने डिज़ाइन किया है। और अगर इसके बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो ए कंपोस्टिंग टम्बलर इज़ फुल्ली सील्ड कंटेनर विच कैन बी रोटेड टू मिक्स द कंपोस्टिंग मटेरियल्स। द सील्ड कंटेनर आल्सो हेल्प्स कंटेन द हीट जनरेटेड बाय द कंपोस्टिंग प्रोसेस, thereby speeding the process of converting raw organic material into compost. A compost tumbler makes composting simpler and faster. Its structure consists of two drums mounted vertically on the iron angle frame. आप देखते हैं कि हमने आयरन एंगल फ्रेम के ऊपर उसको दो ड्रम को माउंट किया है. Hole are made on the top and bottom of each drum to insert iron rod so as to hang and hold the drum to bearing attached on the frame via rods. तो उस रॉड्स के माध्यम से या रोड्स के थ्रू हमने उसको एक पर्टिकुलर स्टैंड पे हैंग किया है, जिस पे हम फर्दर उस पर काम कर सकें, उसको रोटेट भी कर सकें जब हमको ज़रूरत हो उसकी. ऐसे हमने उसको माउंट किया है कि वो बीच में हमने आयरन रॉड को डाला है और दोनों ड्रम को हमने उसमें माउंट किया है. टॉप माउंटेड ड्रम कंसिस्ट ऑफ कट आउट डोर विद लिड फॉर एडिशन ऑफ कंपोस्टिंग मटेरियल. उसमें हमने एक दरवाज़ा भी कट किया है पहले वाले ड्रम में, आपने देखा है. 4 grinder blades are attached to the mid rod to shred the raw organic waste into small pieces.
तो हमने उसमें एक कटर का भी इस्तेमाल किया है जिसमें 4 ब्लेड लगे हुए हैं। जो रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा उसमें हम डालेंगे फर्स्ट ड्रम में, तो फर्स्ट ड्रम में उस रॉ मटेरियल को स्मॉल पीसीज में वो कट करेगा, जिससे हमें डिकम्पोजिशन में बहुत आसानी हो जाए। हैंडल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ रॉड आउटसाइड द ड्रम टू टर्न द ब्लेड ईजीली। हमने उसमें एक स्टैंड भी लगाया है। स्टैंड इसलिए कि हम उसको रोटेट कर सकें, और जब हम उसको रोटेट करेंगे रॉड को, तो रॉड के ऊपर जो हमारे 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं, जो शार्प 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं, चारों ब्लेड्स हमारे जो मटेरियल है उसको चॉपिंग का काम करेंगे। उस चॉप्ड मटेरियल को ही हम नीचे नेक्स्ट ड्रम में लेके जाएंगे और लेयरिंग के बाद में हम सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ब्लेड्स ड्रम टू टर्न द ब्लेड्स इजीली एज वेल एज टू टर्न द टम्बलर टू एम्प्टी द shredded waste into the bottom tumbler. Bottom mounted drum consist of air vents to facilitate aerobic decomposition. इसमें हमने एयर वेंट छोड़े हैं क्योंकि हमें एरोबिक डिकम्पोजिशन के ऊपर काम करना है। एक बात यहाँ और डिस्कशन करने की है कि हर लोग एरोबिक डिकम्पोजिशन की बात क्यों करते हैं या एरोबिक कंपोस्टिंग की बात क्यों करते हैं। अनएरोबिक कंपोस्टिंग में और एरोबिक कंपोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये हमको ज़रूर जान लेना चाहिए और इसकी बड़ी आवश्यकता है। एरोबिक डिकम्पोजिशन में एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा पीछे बात हुई कि थर्मोफिलिक फेज़ में जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री प्लस तक जाता है, 65 डिग्री तक जाता है। तो 60 डिग्री के ऊपर तक जब टेम्परेचर जाता है तो उसमें कोई भी चीज़ अनडिकम्पोज नहीं रहती। उसमें वीड सीड, पैथोजेंस, इंसेक्ट पेस्ट के एग्स, सारी चीज़ें जो हमें हार्म कर सकती हैं फील्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं और डिकम्पोज मटेरियल ही हमारे फील्ड में जाता है, जिससे हमें क्रॉप लॉस नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें, इसलिए दूसरी बात है कि एरोबिक कंडीशन में जो नाइट्रोजन की जो फॉर्म होती है, अवेलेबल फॉर्म होती है हमारे खाद में या मैन्योर में या हमारी कंपोस्ट में, वो नाइट्रेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है नाइट्रोजन। हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में अपटेक करते हैं, ना कि अमोनिकल फॉर्म में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पोटैटो एंड राइस। तो हम इसीलिए एरोबिक कंपोस्टिंग की बात को हम लोग फेवर करते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे सब्सिडी देती है फार्मर्स को, जिसको हम नेडअप स्ट्रक्चर कहते हैं, नेडअप काका स्ट्रक्चर कहते हैं। एक फार्मर ने डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है और जो 3x2x1 मीटर साइज का होता है, इसमें टोटल आई थिंक 13 लेयर्स होती हैं और 13 लेयर्स में 3 लेयर्स ऊपर की पक्की होती हैं, 3 लेयर्स नीचे की पक्की होती हैं और 7 लेयर्स जो होती हैं, मिडिल लेयर्स होती हैं, उनमें 9 इंचेस में होल छोड़े जाते हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ एयर इंड्यूस हो सके और वो जो मटेरियल है प्रॉपरली डिकम्पोज हो सके और हमें क्वालिटी कंपोस्ट मिल जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और अगर एंशिएंट वे में हम देखें तो जो मेथड्स की हम बात करते हैं, इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग एंड बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, सर एल्बर्ट होबार्ड ने जो इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दिया था वो भी एरोबिक कंपोस्टिंग था। एरोबिक कंपोस्टिंग मीन्स कि वो ट्रेंच में उन्होंने ज़रूर खाद बनाया था या कंपोस्ट बनाया था, लेकिन उसको टर्न करते थे एक डेफिनेट टाइम के बाद में, उसकी टर्निंग की जाती थी जिससे उसमें एयर इंड्यूस हो जाए, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव था और प्रैक्टिकल में दिक्कत थी, तो इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन हुए और मॉडिफिकेशन होते होते आज डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज करते हैं। पर्टिकुलरली नेडअप को हम यूज करते हैं और नेडअप में हम उसी तरह से लेयरिंग भी करते हैं। तो अभी हम ब्लेड्स की बात कर रहे थे, तो ब्लेड्स आर अटैच टू सेंट्रल रोटेटिंग रॉड विच इज कनेक्टेड विद हैंडल्स आउटसाइड टू फैसिलिटेट टर्निंग ऑफ कंपोस्ट इनसाइड टम्बलर फ्रॉम टाइम टू टाइम, and perforated pipes are inserted to maintain moisture level and to add biofertilizer and other inoculants। हमने इसमें एक perforated pipes को भी ऐड किया है ऊपर की साइड में, अपर साइड ऑफ सेकेंड ड्रम और लोअर ड्रम, ताकि हम उसके थ्रू इसमें मॉइस्चर का जो लेवल है उसको मेंटेन कर सकें। और फर्टिलाइज़र को हम जब इसको रिच कंपोस्ट बनाने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें बायो फर्टिलाइज़र का यूज भी करेंगे। पर्टिकुलरली एजोटोबैक्टर है या राइजोबियम है या फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिससे हम इसको एनरिच कर सकते हैं। तो उनको भी हम एक सॉल्यूशन बना के
जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं जगरी के थ्रू, आधा लीटर पानी में हम लोग जो जगरी डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं और बायो फर्टिलाइज़र को हम जैसे सीड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग इसको 50 ग्राम गुड़ डाल के आधा लीटर पानी में और एक पैकेट जो 200 ग्राम का होता है उसको हम डालते हैं। ये प्रोसेस है और जितने पैकेट्स होंगे उतना ही हम मटेरियल ऐड कर लेंगे। और ये हम जो पेस्ट बनाते हैं, इस पेस्ट को हम डिफरेंट, अगर हमारा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रक्चर अगर नेड अप है तो उसमें हम होल्स करते हैं डिफरेंट पाइप्स के थ्रू, और अगर हम टम्बलर में काम कर रहे हैं तो हमने एक परफोरेटेड पाइप उसमें फिट किया हुआ है और उस परफोरेटेड पाइप के थ्रू हम उसमें उस मटेरियल को ऐड करते हैं जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट हमको मिल जाए। अब इस मॉडल के हम जब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, इसके साइज़ की बात करते हैं, तो इसकी हाइट हम लोगों ने 5 फीट रखा है, विड्थ 2 फीट है, लेंथ 3 फीट है। तो ये 5:2:3 फीट का है और ड्रम्स की जो हाइट है वो 30 to 34 इंचेज। इनका वॉल्यूम, टॉप ड्रम का वॉल्यूम 120 लीटर्स है और बॉटम ड्रम का वॉल्यूम 220 लीटर्स है। जो हमारा फर्स्ट ड्रम है वो 120 लीटर्स का है, जो केवल हम चॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। और फर्स्ट ड्रम इज यूज्ड ओनली फॉर चॉपिंग द मटेरियल फॉर इजी डिकम्पोजिशन। तो और दूसरा ड्रम, जो सेकंड ड्रम है, बॉटम ड्रम है, वो हमारा 220 लीटर्स का है जो डिटैचेबल है। फर्स्ट ड्रम हमारा फिक्स है क्योंकि हमें चॉपिंग करनी है तो उसको बार बार हमको डिटैच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। और सेकंड ड्रम हमारा बॉटम ड्रम फिक्स है, डिटैचेबल है क्योंकि उसको हमको बार बार उस तरह के ड्रम हमारे लगाने हैं और हमें कंपोस्ट बनाना है। एक ड्रम हमारा जब फिल हो जाएगा तो उसको हम डिकम्पोजिशन के लिए अलग निकाल लेंगे और डिकम्पोजिशन अलाउ करेंगे और दूसरा ड्रम फिर उसकी जगह पे लाके हम दूसरा मटेरियल उसमें शिफ्ट करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रॉ वेस्ट करीब 220 kg है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंपोस्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन about 176 kg after decomposition, and all the waste involved in this particular decomposition। और मटेरियल की बात अगर हम करें तो मटेरियल रिक्वायर्ड करीब कॉमन मटेरियल अवेलेबल आर क्रॉप रेजिड्यूज 3 लीटर एंड वीड्स, ग्रीन मैन्योर और मटेरियल अवेलेबल एट आवर फार्म। Other than this, we use agro-industrial byproducts, urban and rural waste, marine waste. The green and brown ratio should be 1:1. I already discussed about it. कि 1:1 अगर रेशो नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारा जो CN रेशो है वो कहीं ना कहीं हमारा आइडियल हमको नहीं मिलेगा, और आइडियल हमको नहीं मिलेगा 10:1 या 15:1, तो हम निश्चित रूप से हमको उसका फ़ायदा नहीं होगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, मटेरियल यूज्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो जो ड्रम्स हैं उनका जो कॉस्ट है वो 1700 है। उसमें जितना एंगल हमने लगाया उसका 1200 है। बियरिंग 11-20 रुपीज़ का है। रॉड हमारी 600 है। ब्लेड 200 है एंड नट बोल्ट हमारे 200 रुपीज़ हैं। पोरस पाइप 30 रुपीज़, कॉर्क 30 रुपीज़। मीटर्स जो हमने मॉइस्चर मीटर, टेम्परेचर मीटर, जो भी मीटर्स हमने इसमें यूज किए हैं, pH मीटर, वो करीब 1200 का है। इलेक्ट्रोड 100 रुपीज़, कटिंग ब्लेड 200 रुपीज़, आयरन बार 200 रुपीज़ एंड ड्रिल करीब 200। कॉस्ट इसमें टोटल कॉस्ट हमारे एक टम्बलर की अगर हम बात करें तो ₹6780 यानी 6780। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट अवर कंपोस्टिंग टम्बलर। दिस इज ए best process for composting for marginal farmers, for एक small area, for kitchen gardens and so on। यह तो हम यूज कर सकते हैं इस कंपोस्टिंग टम्बलर को। जो हमारे हाउस होल्ड में जो भी हमारे पास वेस्ट है उस वेस्ट को हम इस कंपोस्टिंग टम्बलर में यूज कर सकते हैं, और ये बड़ा मैं समझता हूँ, आई थिंक दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल। नाउ एनी क्वेरीज? अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।